में देखेंगे हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन टॉप 35 क्वेश्चन रहेंगे इसमें इस वीडियो में। और जो कि आपने पहले कभी इन क्वेश्चनों को देखा नहीं होगा और ऐसे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और बहुत ही नॉलेजफुल क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट के लिए। और का जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं और सभी को इन क्वेश्चनों की जानकारी भी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एम के वाले सर मैथ्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया जाता है सभी क्लासेस के लिए। यहाँ पे क्वेश्चंस पूरे वीडियोस उपलब्ध हैं। तो आप चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप इन क्वेश्चनों को एक से दो बार देख लेंगे वीडियो को बार बार, तो आपको पूरे क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर भी बताते जाएंगे। सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। फादर ऑफ मैथ्स के नाम से किसे जाना जाता है, पहला क्वेश्चन है। तो आर्किमिडीज जो है, जो कि हमारे मैथ्स के फादर ऑफ मैथ्स इनको बोला जाता है। मतलब कि मैथ्स के जन्मदाता बोल सकते हैं आप इनको, आर्किमिडीज को। और एक अष्टकोण में कितने किनारे होते हैं? तो अष्टकोण में कितने किनारे होते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। तो 8 किनारे होते हैं अष्टकोण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ये एक तरीके से आपके पास में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये अनुक्रम वाला क्वेश्चन है, आ गया है, जो कि आप रीजनिंग में क्वेश्चन, रीजनिंग के टाइप का मैथ्स का रीजनिंग क्वेश्चन है ये। अनुक्रम समाप्त करने मतलब क्या हो जाएगा, 9 9 दूनी 18 9 तिया 27, मतलब कितना चल रहा है यहाँ पे, 9 का टेबल चल रहा है, 9 का पारा चल रहा है। तो 9 9 का अंदर चल रहा है, मतलब कि 9 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप फोर्थ नंबर पे 36। तो यहाँ पे 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी 2 अंक वाली संख्या कौन सी होती है? तो 10 होती है। सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, काफ़ी ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि कुछ नॉर्मल है, कुछ हार्ड भी है, जो कि आपको नहीं पता होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, तो वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों को छोड़ देंगे, इसलिए कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वह आकृति जिसमें कोई भुजा और कोना ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कल। यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है। सर्कल जो होता है, जो कि गोला आपका, ये सर्कल जो होता है, सर्कल जो होता है वो, इसमें कोई कोना भी नहीं होता और कोई भुजा भी नहीं होती है, इसलिए इसको सर्कल कहा जाता है। जीके क्वेश्चन था, जब किसी संख्या को जीरो से गुणा किया जाता है तो इसका अंतर हमेशा क्या आएगा? तो जीरो से, अगर किसी भी संख्या को अगर आप जीरो से गुणा करते हो, मान लो कि 100 मल्टीप्लाई जीरो करते हो, तो जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो हमेशा आंसर में क्या आएगा? जीरो आएगा। मतलब कि जीरो एक ऐसा खतरनाक प्राणी है जो किसी से टकराता है तो उसको जीरो कर देता है। ये आप समझ के रख लीजिए कि जीरो बहुत ही खतरनाक चीज़ें है। एक आइटम बम मान लो इसको, जीरो आइटम बम है जो कि किसी से भी टकराता है तो उसको जीरो कर देता है। इसलिए जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 4 समान भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं? 4 समान भुजा, मतलब कि जैसी 4 भुजा क्या हो, समान हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है। ये चारों भुजाएं क्या है? अगर मान लो कि समान, थोड़ा सा गलत यहाँ पर डायग्राम बन रहा है, चारों भुजा समान है तो इसको क्या बोलेंगे? हम वर्ग बोलेंगे। तो 4 भुजा समान वाली आकृति का लास्ट यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वर्ग होती है। तो वर्ग आपने देखा होगा कि वर्ग, चारों तरफ से भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। ये आपका एक वर्ग बन गया, ठीक है ना। ये स्क्वायर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम में, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको ये राइट आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी 2 अंक वाली संख्या कौन सी होती है? तो 99 होती है। 99 के बाद में कितना आ जाता है? 1000, जो कि 3 अंक वाली संख्या होती है। मतलब इसमें 3 अंक होते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसी प्रकार 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 99 होती है। सबसे छोटी संख्या भी इसमें क्वेश्चन में था, जो कि 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या। चलो, सबसे छोटी सम संख्या तो सभी जानते हैं। सम संख्या की परिभाषा बात कर लेते हैं। यहाँ पे सम संख्या होती क्या है? सबसे पहले, ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 से भाग जाए और किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, मतलब जो कि 2 से ही डिवाइड होती है और किसी अन्य संख्या, अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होती, उसको बोलते हैं हम सम संख्या। साथ में इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। तो जो सम संख्या होगी उसमें केवल 2 से ही नंबर, मतलब अगर आप 2 से बड़ी अगर सम संख्या तो ये 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और सबसे बड़ी की बात करें तो बहुत सारी हो सकती है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा, वो सबसे बड़ी सम संख्या होगी। एक और यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है, सम अभाज्य संख्या की बात करें। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सम अभाज्य संख्या का मतलब, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स।
तो प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये बात कर लेते हैं। सम संख्या विषम संख्या पे आई गए थे, तो सम अभाज्य संख्या की बात करें। सम अभाज्य संख्या जो होती है जो स्वयं से कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य की बात करें तो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होंगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या भी क्या होगी, 2 ही होगी। क्योंकि अगर 2 से कोई बड़ी संख्या है सम अभाज्य संख्या, तो मान लो 2 से बड़ी संख्या 4 है, 6 है, 8 है, ये सम संख्या तो है लेकिन सम अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से तो कट, ये 2 से इसमें भाग चल जाएगा, 2 चौक 8 और 8 से भी चल जाएंगे, मतलब खुद से तो कट ही रही है, साथ में दूसरे नंबर से भी कट रही है। तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो स्वयं से कटे, कोई दूसरी संख्या से ना कटे। तो सम अभाज्य की बात करें, सम अभाज्य संख्या का कोई क्वेश्चन आता है तो सम अभाज्य में सबसे छोटी भी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी भी सम अभाज्य संख्या 2 है। अगर बात करें छोटी सम संख्या की तो वो केवल 2 ही थी। तो यहाँ पे सम अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य भी आपको पता लग गया सम और विषम के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी को किस में मापा जाता है? तो लंबी दूरी जो होती है, जो कि ज़्यादा दूरी होती है, उसको किस में मापा जाता है? तो किलोमीटर में मापा जाता है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का वजन किस में मापा जाता है? तो व्यक्ति का वजन किलोग्राम में ही मापा जाता है। आप भी अपना वेट नापते हो तो किलोग्राम में ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगल की माप क्या होती है? तो रेक्टेंगल मतलब कि आयत की माप। आयत की बात करें तो जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। और इसमें जो प्रत्येक कोने पे यहाँ पे जो कोण बनता है, ये जो प्रत्येक कोण बनता है एक कितने डिग्री का होता है? 90 अंश का होता है। तो रेक्टेंगल की जो माप होती है, मतलब कि आयत की जो माप होती है वो कितने डिग्री की होती है? 90 डिग्री की। हर एक कोण जो बनता है इसका 90 डिग्री का बनता है। चारों कोणों की बात करें, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आयत के चारों कोणों का योग या चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। और साथ में बात करें तो आयत भी एक चतुर्भुज ही है, लेकिन ये एक स्पेशल है कि ये अलग से एक आयत है, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती है समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन आकृतियों में 4 भुजाओं और समान विपरीत कोण होते हैं? 4 भुजाएं और समान विपरीत कोण होते हैं। तो 4 भुजाएं किन में होती है? 4 भुजाएं समान होना चाहिए। चारों भुजाएं क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और विपरीत कोण होते हैं, विपरीत कोण, समान विपरीत कोण होते हैं। तो वर्ग की बात करें तो चारों भुजाएं क्या होती है? इसमें ये वर्ग मान लो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये आपका क्या हो गया? वर्ग हो गया। इसमें चारों कोण की ये बात करें, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। मतलब चारों कोण यहाँ पे क्या बन रहे हैं? 90 डिग्री के बन रहे हैं। और चारों भुजाएं भी समान है, 1 2 3 4 चारों भुजाएं समान है। और ये प्रत्येक कोण भी से जो चारों कोण है ये भी क्या है? समान है। तो वर्ग में भी है और विषम कोण में समान विपरीत कोण। विपरीत कोण का मतलब क्या है कि ये कोण इस कोण के बराबर, मतलब कि ये भी 90 तो ये भी 90 और ये भी 90 तो ये भी 90। तो वर्ग और विषम कोण में ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसमें केवल 2 भुजाएं समान होती है? तो 2 भुजाएं समान किस में होती है? त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में तीनों भुजाएं भी समान होती है। इसको हम क्या बोलेंगे? जो तीनों भुजाएं समान होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जिसमें केवल 2 भुजा बराबर हो, ये 2 भुजा बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। 2 भुजा, 2 का मतलब होता है द्वि, द्वि मतलब 2, तो जिसमें सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। जिसमें 2 भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसको बोलेंगे हम समबाहु। सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। और त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, 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 त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजा। जिसमें 3 भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसमें केवल 2 भुजा समान है। तो हमने समबाहु भी समझ लिया और समद्विबाहु भी समझ लिया और समबाहु भी समझ लिया इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज में कोणों के योग की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये हमारा बन गया ट्रायंगल त्रिभुज। इसमें यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, तीनों कोणों का जो योग की बात करें तो ये होता है 180 अंश। कितना होता है? 180 डिग्री, मतलब कि 180 अंश तीनों कोणों का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 144 का वर्गमूल कितना होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अगर आप 6 7 8 9 10 11 12 सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन जितने भी है, वर्गमूल कहीं से पूछ लेते हैं। तो वर्गमूल आप कम से कम स्क्वायर याद करके रखिए, कम से कम 50 तक के स्क्वायर, अगर आप 50 तक के वर्ग याद कर लेते हैं। बाकी तो मैंने बहुत सारे ट्रिक्स यहाँ पे वीडियो में डाली हुई है, तो आप वीडियो में भी आप बहुत सारे ट्रिक्स देख सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स भी, और काफ़ी सारी ट्रिक्स आने वाली है चैनल पे, शॉर्टकट ट्रिक्स वर्ग निकालने की, वर्गमूल निकालने की और किस तरीके से इसको याद करेंगे। तो लॉन्ग वीडियो में भी ऐसी वीडियो आते रहेंगी।
तो आप इसको देखेंगे और वर्ग कम से कम आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं 9 से लेकर 12 तक के, या फिर आप 5वीं क्लास से लेकर अगर 12th क्लास तक के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसको वर्ग सभी को 50 तक के वर्ग याद होना चाहिए, तभी आप मैथ्स में थोड़ा सा स्पीड मैथ्स कर पाओगे। तो 50 तक के स्क्वायर सभी को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती रहती है। तो उम्मीद है कि आपको स्क्वायर याद होंगे। एक 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12 होता है। तो 12 का वर्ग है ना, 12 का वर्गमूल बता दूं मैं आपको क्या होता है। 12 का वर्ग करोगे मतलब 12 गुणित 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और इसी का वर्गमूल लोगे, वर्गमूल मतलब कि ये इसके ऊपर में लगा दिया वर्गमूल, ये हमने, इसका नाम ही वर्गमूल होता है। इसको हिंदी में करनी बोलते हैं और दूसरी भाषा में इसका स्पेशल नेम क्या बोल देंगे, इसको वर्गमूल, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 144, मतलब अगर हम बात करें तो 144 का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, तो 144 के जब आप फैक्टर्स करोगे, या फिर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे इसको 12 मल्टीप्लाई 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा। तो इसलिए इसका पेयर बन गया, इसलिए इसको एक बार बाहर निकाल लेंगे। इसलिए 144 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 12 है। तो वर्ग याद करोगे तो वर्गमूल आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी को पता नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता है, तो शून्य की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। आर्यभट्ट जो महान गणितज्ञ हैं हमारे मैथ्स के, इन्होंने ही शून्य पूरे भारत को शून्य दिया था। और भारत के साथ साथ पूरे देश हमारे जो है, हमारे भारत के आर्यभट्ट जी जो थे वो हमारे भारत के थे। आर्यभट्ट जी हमारे भारत में कहाँ के थे, तो पटना बिहार के थे ये। और जो आर्यभट्ट का जन्म मतलब पटना बिहार के अंतर्गत, मतलब बिहार के अंतर्गत पटना आता है, पटना में इनका जन्म स्थान है। तो यहाँ से ये आर्यभट्ट जी थे, इन्होंने ही शून्य की खोज की है। आर्यभट्ट जी के बारे में भी हम बहुत सी रोचक जानकारियों के साथ में एक वीडियो लेके आने वाले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो आपको आर्यभट्ट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संख्या ब्रह्मांड का नियम है, यह किसने कहा था। तो पाइथागोरस भी एक महान गणितज्ञ है, जो कि मतलब मैथ्स के गणितज्ञ हैं। इन्होंने भी पाइथागोरस प्रमेय बनाया हुआ है, और पाइथागोरस प्रमेय भी दिया था। त्रिकोणमिति का पूरा जितना भी श्रेय जाता है पाइथागोरस जी को ही जाता है। तो पाइथागोरस ने ये जो यहाँ पे कथन था, संख्या ब्रह्मांड का नियम है, यह किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने कहा था। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहा जाता है, तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा की बात करें तो इसको बोलते हैं कर्ण और हाइपोटेन्यूस। जिस तरीके से आप मान के चलिए कि समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, ये समकोण त्रिभुज बन गया आपका, यहाँ पे 90 अंश का कोण रहता है। और इसमें ये वाली जो भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। जिस प्रकार से आप याद रख लेंगे कि महाभारत में सबसे बड़ा भाई कौन था, तो कर्ण था, इसलिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या रख दिया, कर्ण रख दिया। ये लंब होता है और नीचे वाला क्या होता है, आधार। ये नीचे में क्या होगा, आधार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण। ये अपना हो जाएगा लंब, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस इसको इंग्लिश में बोला जाता है, आधार को बेस बोला जाता है, और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामिति या जियोमेट्री में त्रिकोण का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है। तो अभी जैसे कि हमने बात कर ली थी, तो मतलब कि त्रिकोणमिति अगर बात करें, ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी बात करेंगे हम, या फिर ज्योमेट्री, त्रिकोण का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, पाइथागोरस सिद्धांत हो जाएगा। पाइथागोरस के बिना हम ज्यामिति को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन से यहाँ पे जितने भी एंगल समकोण त्रिभुज जहाँ आ रहा, मतलब समझ जाना कि पाइथागोरस वहाँ पे आएंगे ही आएंगे, उनका नियम पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही लगेगा। किस संख्या प्रणाली में शून्य के लिए कोई प्रतीक नहीं है। तो आप ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी लगा मुझे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है। किस संख्या प्रणाली में शून्य के लिए प्रतीक नहीं है। अभी हमारी संख्या की बात करें, इंग्लिश जो गिनती है उसमें भी शून्य है, हिंदी गिनती उसमें भी शून्य है, देवनागरी जो आप बोलते हैं, देवनागरी अपनी जो हिंदी गिनती है उसको देवनागरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें रोमन अंक किसमें, तो रोमन जो अंक या रोमन जो संख्या उसमें शून्य के लिए कोई भी चिन्ह नहीं है। आप रोमन में 1 से लेके ही स्टार्ट कर सकते हैं। 10 को भी अगर आपको रोमन में लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखोगे, ये हो गया आपका रोमन में कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो यहाँ पे आप अगर 10 लिखना है, 10 में क्या लिखोगे आप, ये आपने लिखा ये कितना हो गया 10, आपको लिखना है ये 10 को आप x से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको 11 लिखना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको 9 लिखना है, अच्छा आपको 20 लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे, 12, ये हो गया कितना 10, और ये कितना हो गया 10, और 10 और 12 कितना हो गया 20 हो गया। इस तरीके से आप लिखोगे, मतलब यहाँ पे 0 का तो लाइन ही रहे ना। आपको 15 लिखना है, कितना लिखोगे, ये हो गया 10, और 15 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, इसका साइड में राइट साइड में लिखना पड़ेगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 9 लिखना है तो 9 कैसे करोगे, तो ये लिख लिया 10 के पहले, मतलब कि एक माइनस हो गया तो ये 1 डंडी इधर आ जाएंगे, तो ये हो गया आपका 9।
इस तरीके से आपको 7 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 10 को लिखो आगे, 10 में से कितने कम करेंगे 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे हम इसको नहीं, 5 से पास में पड़ेगा, 10 से भी लिख सकते हैं, 5 से लिखेंगे, 5 6 7, ये आपका कितना हो गया 7th हो गया। तो इस तरीके से आप रोमन अंक लिख सकते हैं। रोमन गिनती बहुत ही आसान होती है। किस संख्या को रामानुजन संख्या माना जाता है, तो रामानुजन संख्या इसमें बहुत ही, ये जो रामानुजन थे इसके ऊपर एक मूवीज़ भी बन चुकी है, बहुत सारी बहुत अच्छी मूवीज़ है, आप भी देखिए उसको, बहुत अच्छा उस किरदार निभाया है उसमें रामानुजन का, और बहुत सारी चीज़ें बताई भी है इनको मैथ्स में इनकी बात करें रामानुजन की, तो इनको मतलब कि गणित के अलावा कोई विषय में इंटरेस्ट ही नहीं था। और एक माना जाता है ऐसा कि इनकी एक देवी थी जो कि इनके सपने में आके इनको बताती थी, पूरे गणित सिखाती थी, और वो उसको उठने के बाद में दूसरे दिन अपनी पुस्तक में सॉल्व करते थे, अपने कॉपी में उसको सॉल्व करते थे, और उसको प्रमेय बता के चली जाती थी देवी, और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा माना जाता है कि एक देवी थी, उनको ये सपने में दिखती थी, और कहीं ना कहीं इनने बहुत बड़ा इतिहास रचा हुआ मैथ्स के इसमें, और इन्होंने ही एक संख्या सोची 1729। इस संख्या को रामानुजन संख्या कहा जाता है। इस संख्या के बारे में बहुत सारी डिटेल है, और ये बहुत ही अच्छा एक अंक है, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने दिनों के नाम और पूरे जो सप्ताह है ये सब कुछ इसमें कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी एक रामानुजन की जो संख्या है इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो आएगा चैनल पे, आपको देखने को जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप बस इस संख्या को याद रखें। नेक्स्ट, 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 1 अरब में 9 शून्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप सामान्य से बात करें, लीप वर्ष किसको बोलते हैं, जिस वर्ष में फरवरी वैसे 28 की होती है, जिस वर्ष फरवरी 29 की हो जाए उसको बोलते हैं लीप वर्ष। और बात करें तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 29 की होती है, हर चौथे साल में फरवरी 29 की हो जाती है। और बात करें यहाँ पे नॉर्मल अगर वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, नॉर्मल जो वर्ष होता है वो हमारा 365 दिनों का होता है, लीप वर्ष 366 दिन का है। साथ में बात करें कि 366 दिन होते कैसे, तो हमारी जो पृथ्वी है उसको पूरा चक्कर लगाने के लिए 365 मतलब कि 24 घंटे, सॉरी, पृथ्वी अपनी अक्ष पे जो घूमती है वो पूरी जो सूर्य का पूरा जो चक्कर लगा लेती है 365 दिन 6 घंटे, और ये 6 घंटे फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में फिर 6 घंटे, फिर थर्ड ईयर में फिर 6 घंटे, और फिर चौथे ईयर में, फोर्थ ईयर में फिर 6 घंटे। तो 6 6 12 6 18 और 6 24, तो फोर्थ ईयर में हर चौथे साल में कितना 24, ये 24 घंटे मतलब कि 24 घंटे हो गए, 24 घंटे का कितना बन गया, एक दिन बन गया, 24 घंटे मतलब कि 1 डे बन गया। इसलिए हर फोर्थ ईयर में फरवरी 29 की हो जाती है, और इसको हम लीप वर्ष बोलते हैं, एक नया नाम दे दिया हमने इसको लीप वर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। इसकी भी काफ़ी सारी और डिटेल से अभी तो हमने शॉर्टकट में बता दिया, और डिटेल जानने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको वीडियो नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो उसमें और एक टॉपिक ला लेंगे कि फरवरी 28 से 29 की कैसे होती है, और लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और अच्छे से डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। एक सर्कल में कितने डिग्री होती है, सर्कल की बात करें तो हमारा एक ये वृत्त है, इसमें कितने डिग्री होती है, मतलब कितने डिग्री की बात करें तो अगर हम एक किसी पॉइंट पे अगर हम एंगल बनाए तो मान लो कि इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया, तो ये हो गया 180। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के 90 डिग्री, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के 90 डिग्री। इसको हमने 4 चतुर्थांश मतलब कि 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया। तो बात करें तो 90 + 90 + 90 + 90, तो ओवरऑल अगर हम पूरा घूम के बात करें यहाँ पे सर्कल पे तो कितने डिग्री का एंगल होता है, तो 360 डिग्री का यहाँ पे एंगल होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी मैथ्स से रिलेटेड जो कि साइंटिस्ट जितने मैथमेटिक्स के हुए हैं, किसने क्या सिद्धांत खोजे हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है। तो चैनल को लगातार आप देखते रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसा तो स्टूडेंट तक शेयर करें। और यदि आप अभी तक के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं MK मालूसर मैथ्स के नाम से चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे MP के सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, और अब वहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है, साथ में इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप आसानी से इसको देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो 37 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। एक क्यूब के कितने सीधे किनारे होते हैं, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के बीच में कहीं ना कहीं कुछ डिटेल बताते जा रहा हूँ, तो अगर आप स्किप करके देखोगे तो जो डिटेल बता रहा हूँ क्वेश्चन के आधार पर, तो वो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए आपको लाइन से देखना है पूरा क्वेश्चन। एक क्यूब के कितने सीधे किनारे होते हैं,
तो एक क्यूब के कितने सीधे किनारे होते हैं, तो क्यूब में कितने किनारे होते हैं, टोटल 12 किनारे होते हैं सीधे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। नॉर्मल जीके क्वेश्चन है, तो ये तो नॉर्मल जीके क्वेश्चन था आपका और सभी को नॉर्मल सी बात पता है। एक अगर बात करें हम कि एक घंटे में कितने होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट को अगर हम बात करें सेकंड में तो 60 मल्टीप्लाई 60, 6 6 36 और 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दो। सिंपल क्वेश्चन था, कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है। वहाँ पे 1 घंटा लिखा है, आप वहाँ 10,000 घंटे पूछ सकते हैं, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देना आपको। भारत में मानव कैलकुलेटर किससे कहा जाता है। मानव कैलकुलेटर के नाम से एक व्यक्ति को जाना जाता है जो कि लेडी है, और वो कौन है, जो कि बहुत ही फास्ट मैथ्स करती है। इनका नाम है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को कंप्यूटर कैलकुलेटर के नाम से, कैलकुलेटर देवी के नाम से जाना जाता है, जो कि आप बोलोगे फटाफट से आंसर दे देती है, तो इनको शकुंतला देवी को कैलकुलेटर देवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में कितने दशमलव हो सकते हैं। तो किसी संख्या को अगर हमने लिखा है, मान लो कि 3 5 4 6 2, अगर हमको कहीं दशमलव लगाएं तो कहाँ लगा सकते हैं हम, कहीं पे भी लगा लो, लेकिन एक ही बार दशमलव लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लगा दिया, तो हम ऐसा एक बार दशमलव, जैसे 3.5 लिख दिया तो 3.5.4 नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखा तो ये दशमलव नहीं होगा, ये फिर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन ग्राफ में एक पूरी अखंड रेखा को क्या कहा जाता है, जिसको बोलते हैं रेखीय ग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा बार ग्राफ अंतराल में डेटा दिखाता है। तो डेटा दिखाता है कौन सा है, तो इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। हिस्टोग्राम आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा हुआ है, और जहाँ तक के 8th क्लास में भी है और 5th क्लास में भी, 5th में नहीं है, 8th क्लास में मिल जाएगा आपको देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनल संख्याओं की गुणात्मक पहचान क्या है। तो रेशनल संख्याओं की गुणात्मक पहचान क्या होती है, यहाँ पे गुणात्मक पहचान कितना हो जाएगा रेशनल संख्याओं की, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनल संख्याओं के योजक और गुणात्मक की पहचान का नाम बताइए। तो 0 और 1 से अगर हम वहाँ पे गुणात्मक बात करें और योजक योजक का मतलब होता है जोड़ना, और गुणात्मक मतलब गुणा करना। अगर हम 1 और 0 से जोड़े या फिर गुणा करें तो यहाँ पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रेशनल संख्याओं की गुणात्मक और योजक पहचान है। नेक्स्ट, एक क्यूब का किनारा है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। ए जो है वो क्या है, किसी क्यूब का, क्यूब मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर, मतलब कि 2 वर्गों से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब जो होता है उसका अगर किनारा मतलब कि उसकी एक भुजा, किनारे को बोलते हैं भुजा। दूसरी भाषा में किनारा मतलब भुजा मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइड। तो एक भुजा जो है वो कितनी है, ए दे दी है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी तो ऊंचाई, तीनों चीज़ें आ जाएंगी, और क्यूब में तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। तो तीनों का गुणा कर देंगे आपस में, कितना हो जाएगा, e⁻3। तो यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट मिस्टेक है, e⁻3 मतलब कि ए क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। तो आपको याद हो, पूरे फॉर्मूले पता होना चाहिए क्यूब का वॉल्यूम के फॉर्मूले क्या है, मतलब ये घन का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 5 का वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल मतलब कि करनी 5 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसका 5 किसी संख्या का वर्ग तो है नहीं, तो वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। 2.23 8th क्लास में भाग विधि है, और भाग विधि पे भी वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग विधि बहुत सारे बच्चे से बनते नहीं है, क्योंकि 8th क्लास में एक ही बार पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है, लेकिन 9th क्लास 10th क्लास कहीं ना कहीं वो लगता रहती है, और आगे भी कंपटीशन एग्जाम में लगते रहते हैं। और हम इसके शॉर्टकट वीडियो भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे मैथ्स की, भाग विधि की, जो कि नॉर्मल जो मेथड है वो 8th क्लास में आपने सीखी हुई है, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो कि शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे और नॉर्मल मेथड से बताएंगे। वैदिक गणित की मेथड और दोनों मेथड से इसको करवा ही देंगे। सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या तो नॉर्मल अपन ने इसके पहले ही पढ़ लिया है, इसी वीडियो में ऊपर में देख लिया था आपने। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 तो नॉर्मल था। विषम संख्या किसको बोलते हैं, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, मतलब जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं जाता, उसको विषम संख्या। 1 3 7 9 11 15 17 19 21 23 25 27 29 कई संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं जाता उसको विषम संख्या मतलब कि ऑड नंबर, और सम संख्या मतलब कि इवन नंबर। तो सम संख्या मतलब इवन नंबर मतलब कि जिसमें 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, सॉरी 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, जो भी ऐसा नंबर हो जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है उसको इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको
ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और यदि आपने हमको अभी तक फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो फेसबुक पे भी एम के माली सर के नाम से आपको मिल जाएगा। मनीष माली कोचिंग क्लासेस के नाम से एक पेज बना हुआ है फेसबुक पेज, उसे फॉलो करें। इस चैनल के बायो में अगर आप सामने एकदम होम पेज में देखोगे तो होम पेज में बायो में आपको हमारी फेसबुक फॉलो की लिंक मिल जाएगी, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको फेसबुक फॉलो की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप हमको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और बायो में आपको इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे अब हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम ये पूरी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।